क्या आपको पता है कि जो वाटरमेलन होता है वो ऐसा दिखता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। बट आप इस पिक को देखो, ये पिक देख के आपको क्या लग रहा है कि ये है क्या, इतना छोटा छोटा वाटरमेलन? तो इसको क्यूकामेलन कहते हैं और इसका जो टेस्ट होता है वो खीरे की तरह होता है, क्यूकम्बर की तरह। आपने इसे पहले नहीं देखा होगा ना, इस यूनिक से प्लांट को। इस प्लांट का साइंटिफिक नेम है मेलोथ्रिया स्काब्रा। जब मैं इस इमेज को पहली बार देखा था तब मेरे को लगा था कि क्या है ये, इतना छोटा वाटरमेलन मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। फिर मेरे को ये पता चला कि ये तो क्यूकामेलन है। फैक्ट नंबर 24, डॉल्फिन्स। आपने बुक्स में डॉल्फिन का पिक देखा होगा, तो ना एक कार्टूनिस्ट टाइप की डॉल्फिन होती है, जैसे इस इमेज को देखो, ठीक है। आपको लगता होगा कि ये तो सिर्फ किताबों में दिया रहता है, बट पता है ये जो फनी टाइप की जो डॉल्फिन दिखती है ना, ये एक्चुअल में एक प्रजाति है। और ये जो आप पिक देख रहे हो ये रियल पिक है। और डॉल्फिन में जो एकदम क्यूट सी इस तरह की एकदम कार्टूनिस्ट जैसा किताब में दिया रहता है, वैसी एकदम जो क्यूट वाली डॉल्फिन होती है उसे रियल में इरावेडी डॉल्फिन कहते हैं, इरावेडी डॉल्फिन। और इसका आप बहुत सारा पिक्स देख लो, एकदम मतलब सबसे क्यूटेस्ट स्पीसीज है डॉल्फिन में। फैक्ट नंबर 23, पता है मेरे मन में एक थॉट आता है कि आपको पता है कि आसमान से बहुत बार मीटेरॉइड और एस्ट्रॉइड्स गिरते रहते हैं धरती पे। तो मुझे लगता है कि अगर मैं सड़क पे चल रहा हूँ तो क्या मेरे ऊपर कभी भी कुछ नहीं गिर सकता है, मतलब है ना। शहर के मतलब पूरी धरती इतनी बड़ी है और मेटेरॉइड थोड़ी ना देख के आता है कि मेरे को जंगल में ही गिरना है या फिर पहाड़ में ही गिरना है। वो तो कभी भी कहीं भी गिर सकता है ना। किसी घर के ऊपर मेटेरॉइड गिर सकता है, घर को तोड़ सकता है, किसी इंसान के माथे के ऊपर गिर सकता है। तो मेरा थॉट ये है कि क्या किसी इंसान के ऊपर कभी डायरेक्टली कोई मेटेरॉइड गिरा है ऊपर या फिर उसके बॉडी पे? तो ना पूरे धरती पे ऐसा एक ही इंसान है जिसके साथ ये हुआ है। ये देखो उसका पिक, एन हॉड्स। नेशनल ज्योग्राफिक का ये आर्टिकल देखो, द ट्रू स्टोरी ऑफ हिस्ट्री इज ओनली नोन मेटेरॉइड विक्टिम। और वो मेटेरॉइड इनके स्टोमक एरिया में लगा था और ये घटना 1954 में हुई है। और ऑफिशियली रिकॉर्डेड ऐसी कोई भी घटना नहीं है इसके अलावा जिसमें कोई मेटेरॉइड किसी इंसान को हिट किया है। यही है एक ऑफिशियल 1% केस। फैक्ट नंबर 22, कैट का जो पाव होता है, ये एरिया कैट का, वो पता है कैसा होता है? वो आपको जानने के लिए कि उसका अंदर क्या क्या होता है, आपको बिना हेयर वाली कैट को देखना होगा उसका अंदर का लुक पाने के लिए। तो ना कैट में एक बिना हेयर की स्पीसीज होती है जिसका नाम है स्फिनिक्स कैट। और ये कैट कुछ ऐसी दिखती है और इसका आप पाव देख सकते हो। इसमें इस कैट का प्रजाति का ना यही खास बात है कि इसमें कोई हेयर नहीं होता है। तो इसका जो ये पाव होता है ना वो भी हेयरलेस होता है। और आप देख सकते हो कि पाव कैसा दिख रहा है। इसको आप फुल स्क्रीन में एक बार डिटेल में देखो, ऐसा होता है कैट का पाव कुछ दिखने में विदाउट हेयर। फैक्ट नंबर 21, हैरिसन फोर्ड, ये जो है ये ना स्टार वॉर्स सीरीज से लोग इन्हें जानते हैं, ठीक है। तो जो ओरिजिनल स्टार वॉर्स 1977 में बना था ना, उसमें इनको $10,000 का पेमेंट मिला था मूवी के लिए, ठीक है। फिर जब ये स्टार वॉर्स हिट गया ना, फिर इसका एम्पायर पार्ट जब निकला उसके लिए इनको $1,00,000 मिले थे, ठीक है, इतने पैसे। और रिटर्न ऑफ द जेडी जब ये बाद में ये आया तब $5,00,000 मिले। और फाइनली हाल ही में जो द फोर्स अवेकेंस आया है ना स्टार वॉर्स का, उसी के लिए द फोर्स अवेकेंस के लिए इनको $20 मिलियन मिले। बाप रे, मतलब जितना डिमांड, जितना कोई सीरीज हिट जाता है उतना मतलब बढ़ते रहता है। और जब शुरू निकला था स्टार वॉर्स तब तो उतना पेमेंट था नहीं, तो बहुत सारे एक्टरों को उसकी स्क्रिप्ट दी गई होगी। बहुत कोई ऐसे एक्टर्स होंगे जो सिर्फ इसलिए स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिए होंगे क्योंकि उनको सिर्फ $10,000 मिलेगा, ठीक है। बट इन्होंने उस स्क्रिप्ट में एक फ्यूचर देखा, एक हिट होने वाला फ्यूचर उन्होंने किया, उसका बेनिफिट मिल रहा है इनको, इतना मॉनेटरी बेनिफिट। फैक्ट नंबर 20, मैंने आपको एक बार बताया था ना कि जो कॉस्मिक रेज होते हैं जो कि बाहर से आता है स्पेस से, धरती के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के साथ इंटरफेयर करते हैं। तो पता है कि धरती के जो सतह है, धरती का सतह, उसमें आने में तो टाइम लगता है, बट जो एयरप्लेन का सिस्टम होता है ना वो तो आसमान में उड़ता है, वो तो स्पेस के करीब है। तो उसमें उस एयरप्लेन का जो कंट्रोल मैकेनिज्म होता है उसमें कॉस्मिक रेज का ज्यादा ही असर होता है और बहुत सारे मेल फंक्शंस होते हैं। तो कॉस्मिक रेज के चलते जितना सी लेवल पे प्रॉब्लम होता है सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को, उससे 300 गुना ज्यादा एयरक्राफ्ट्स में होता है। फैक्ट नंबर 19, जो अल्जाइमर्स डिजीज होती है ना, ये पता ये बहुत ही एक बोले तो खतरनाक बीमारी नहीं है दिमाग की,
एक हॉन्टिंग बीमारी है। आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक रियल केस बता रहा हूँ। एक पेंटर थे और उनका नाम था विलियम अटरमोलन और उन्हें अल्जाइमर डिजीज था। तो वो पेंटर थे, उनका जब अल्जाइमर शुरू हुआ था ना, तब से लेके वो अपने मृत्यु तक अपना फेस ड्रॉ करते थे। ठीक है, अपना फेस बनाते थे कि मतलब मैं अपना फेस ड्रॉ कर पा रहा हूँ कि नहीं। वो बीमारी क्या है ना कि किसी चीज को रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत होता है, तो इसी को टेस्ट करने के लिए वो कई साल में एक बार अपना एक पेंटिंग कंप्लीट करते थे ताकि वो चेक कर पाए कि वो अपने ही फेस को रिकॉग्नाइज कर पा रहे कि नहीं। तो देखो 1967 में वो अपना पोर्ट्रेट बनाए अपना ही फेस का, तो अपने पेंटिंग में ये अच्छा खासा बना दिए। ठीक है, अल्जाइमर अब शुरू ही हुआ था। बट 1996 में उनका वही स्किल था, वही टैलेंट था पेंटिंग का। ठीक है, बट उस बीमारी के चलते ऐसा उनका माइंड हो गया था कि अपना पोर्ट्रेट वो देखो कैसे बनाया है, थोड़ा अजीब लग रहा है। और 1997 में देखो ये अपना पोर्ट्रेट बनाया है और देखो उनके दिमाग को वो बीमारी कैसे खा रही है कि वो अपने ही फेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। 1998 में देखो ये अपना फेस को कैसे बनाए, 1999 में देखो वो कैसे बनाए, और साल 2000 में देखो ये अपने फेस को कैसे ड्रॉ किए हैं। लास्ट दो वाला जो है ना, वो देख के गूज़बम्स आता है, पता है, एकदम हॉन्टिंग है। देखो ना, मतलब अपने फेस को ही वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। अल्जाइमर डिजीज ऐसा होता है। और अल्जाइमर्स ज्यादातर ओल्ड पीपल में पाया जाता है जो बहुत एज के हो गए, जिनके ब्रेन के न्यूरॉन का कैपेसिटी ओल्ड एज में कम हो जाता है, तब टिपिकली अल्जाइमर्स होना शुरू होता है। बट बहुत कम ही लोगों को होता है। और सबसे रिलैक्सिंग बात यह है कि इतना हॉन्टिंग, ऐसे फेस को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाने वाला, ये कम ही होता है। ठीक है, ये मतलब बहुत रेयर है। इससे डरने की कोई बात नहीं है कि किसी को भी हो जाएगा। ये मतलब ये तो बहुत एक्सेप्शनल केस है, ये विलियम अटरमोलन का। और अल्जाइमर बीमारी जो होती है इस लेवल की, उसमें क्या होता है ना, ब्रेन का टिश्यू जो होता है वो डिटेरियोरेट होने लगता है, खुद का सांस लेना पड़ता है, ऐसा भी होता है। खाना खाना चबा नहीं पाता इंसान, खाने को ये करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, खाना पीना भी भूल जाता है। बट ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी 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 रेयर डिजीज ऑफ दिस लेवल, इतना हाई लेवल का बीमारी। फैक्ट नंबर 18, आपने अभी हाल ही में 22 दिसंबर 2020 में ये जो माउंट एटना इरप्ट हुआ था उसके बारे में कुछ सुना है? वॉल्केनो लिटरली सिटी के सामने फटा और ये पिक देखो, कुछ ऐसा नजारा था उस दिन 22 दिसंबर 2020, माउंट एटना इरप्ट हुआ। और आप और भी पिक देख सकते हो। ये जो माउंट एटना है ये इटाली में है और ये मतलब सबसे न्यूएस्ट इरप्शंस में से एक है। जो आप ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब में, अभी ये वीडियो यूट्यूब में पब्लिश हुआ है 28 दिसंबर 2020 को, और आज से 6 दिन पहले ही की न्यूज आई है। जो लोग 5-6 साल बाद ये वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए तो मतलब बहुत ओल्ड खबर हो चुका होगा। कुछ लोग तो शायद 20-30 साल बाद भी देखे ये वीडियो, कुछ 100 साल बाद भी देखे। बताना ठीक है कि ये आई एम वॉचिंग एट 2080, जब मैं 80 साल का बूढ़ा हो जाऊंगा। क्या आपको पता है? फैक्ट नंबर 17, इस दुनिया का सबसे लाइटेस्ट मटेरियल पता है आपको क्या है? एक ऐसा मटेरियल है जो कि सॉलिड सिर्फ 0.01% है, पता है, और 99.99% एयर है, और इसका नाम है एरोजेल, द लाइटेस्ट सॉलिड मटेरियल ऑन आवर प्लैनेट, मेड ऑफ 99.9% ऑफ एयर। देखो कुछ ऐसा दिखता है एरोजेल, इसे आप हाथ में पकड़ोगे तो अल्ट्रा लाइट है और ऑलमोस्ट इनविजिबल है, बट ये 0.01% सॉलिड है। ये पूरे दुनिया के सबसे अमेजिंग मटेरियल्स में से एक है। फैक्ट नंबर 16, जो ह्यूमन आई है ना, ये पार्ट, उसके अंदर जो बीच वाला प्यूपिल होता है, उसमें जब लाइट पड़ता है ना, तब का एक बहुत ही अमेजिंग इमेज है मेरे पास। देखो ये कैसा दिख रहा है, ये मतलब बहुत डिटेल्ड एक माइक्रोस्कोपिक कंप्यूटराइज्ड पिक्चर है, और इसमें आप देख सकते हो कि ऐसा लग रहा है ना कि कोई खेत है ना, मतलब जैसे है ना, देखो इसमें खेत है और बीच में बड़ा सा गड्ढा है, मतलब आंख के अंदर ये जो आप देख रहे हो ना, ये छोटे छोटे टिश्यूज हैं, और ये रियल लाइफ के जो खेत होते हैं, फील्ड होते हैं, उनको काइंड ऑफ रिजेंबल कर रहा है। ये आंख के सबसे मैग्निफिसेंट इमेजेस में से एक है। फैक्ट नंबर 15, एक सीधा सा सवाल है, क्या आपने कभी 3 पैरों वाला इंसान देखा है? नहीं देखा होगा तो ये देखो, ये है फ्रैंक लेंटिनी, और ये एक सर्कस परफॉर्मर थे और इनका 3 पैर था लिटरली। इनका जन्म हुआ था 18 मई 1889 में इटली में, और इनकी मृत्यु हुई थी 21 सितंबर 1966 में। फैक्ट नंबर 14, इस आर्टिकल को देखो, द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड फिट्स ऑन अ ग्रेन ऑफ राइस।
तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के जो साइंटिस्ट है इंटेलिजेंट सब, वो ना वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट ऑपरेटिंग कंप्यूटर बनाए। ये एक रियल कंप्यूटर है, और जो आप राइस का दाना देख रहे हो वो भी रियल इमेज है। मतलब राइस के एक दाने से कंपेयर करें तो वो उससे भी ज्यादा छोटा है। स्मॉलेस्ट फंक्शनिंग कंप्यूटर नेक्स्ट टू अ ग्रेन ऑफ राइस। टेक्निकली ये एक कंप्यूटर है। That's गजब। मेरे को लगता है ना कि वो भी दिन दूर नहीं जब जो आजकल के जो गेमिंग पीसीज होते हैं ना, गेमिंग पीसी इतने बड़े बड़े, वो भी इतने छोटे से एक डब्बे में आ जाएगा। RTX CPU जो भी वो भी जितना कुछ है सब इतने छोटे बॉक्स में आ जाएगा। वो दिन दूर नहीं गाइस, मजा आ जाएगा। फैक्ट नंबर 13, ये देखो एक बहुत ही क्रिएटिव इमेज है। पहले ये जान लो कि आपको पता होगा कि धरती पे फ्रेश वाटर है, पीने लायक पानी जो सही पानी होता है, और दूसरा होता है नमकीन समुद्र का पानी, नॉन फ्रेश वाटर। हाँ, तो इस इमेज में देखो अर्थ का सारा पानी को एक जगह पर रख दिया गया है, ठीक है, स्फीयर देख सकते हो आप, बड़ा वाला, और जो उसके सामने छोटा वाला ये डॉट है वो है फ्रेश वाटर। मतलब समुद्र का पानी और फ्रेश वाटर दोनों का रेशियो कुछ ऐसा है। तो सोच सकते हो आप कि फ्रेश वाटर कितना कम है। वी शुड सेव वाटर, क्योंकि हम लोग पानी बचाने की जब भी बात करते हैं तो कोई एक गंदा जोक मारता है कि समुद्र में तो इतना पानी है, बट वो नॉन फ्रेश वाटर है ना। हमें फ्रेश वाटर को कंजर्व करना है, जो कि कुछ ही % है। फैक्ट नंबर 12, इस इमेज में आप देखो बॉडी का पूरा डिटेल्ड एक मैप बना हुआ है, और ये मैप है ब्लड वेसल्स का। और जो बॉडी में आपके शरीर में जो ब्लड का वेसल है, जिसमें ब्लड ऊपर नीचे पूरा बॉडी में घूमते रहता है, उसका मैप कुछ ऐसा दिखता है। और ये जो है ना, इसका ये एक रोड है। मतलब जिस तरह गाड़ियां रोड पे जाती है ना, वैसे ही ब्लड इनके अंदर से ऊपर नीचे होता है, जहाँ रिक्वायर्ड है बॉडी को वहाँ पे ब्लड जाता है। और इस रोड को अगर हम लोग डिस्टेंस वाइज मापे ना, तो 1,00,000 किलोमीटर का रोड बनेगा। मतलब हमारे शरीर का जो ब्लड वेसल है, उन सबको अगर हम लोग अनरैप करके एक लंबा सा करके रखें, लंबा करके पूरा एक लाइन में, तो वो 100,000 किलोमीटर, मतलब 1,00,000 किलोमीटर लंबा होगा। बॉडी बहुत अमेजिंग। ये तो सिर्फ एक फैक्ट है ना बॉडी के बारे में, बट बॉडी का हर एक चीज अमेजिंग है। इस पूरे यूनिवर्स की सबसे इंटरेस्टिंग रचना जो है गॉड की, वो है इंसानी शरीर, स्पेशली इसके अंदर का दिमाग। फैक्ट नंबर 11, एक मछली होती है जिसे कहते हैं बेरेले फिश, और ये फर्स्ट 1939 में पाई गई थी। और ये फिश ना बहुत ही यूनिक है। किसी भी फिश का आप अंदर का पार्ट देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, ठीक है, कवर रहता है वो, बट ना उसका मुंह जो होता है इस फिश का, वो देखो आप, वो ट्रांसपेरेंट होता है। उसका जो हेड होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, बाकी बॉडी ट्रांसपेरेंट नहीं होता, सिर्फ हेड ट्रांसपेरेंट होता है। इसे स्पूक फिश भी कहते हैं, और ये सी में, समुद्र में बहुत डीप लेवल में पाया जाता है। फैक्ट नंबर 10, एक आर्टिस्ट है, देखो लैन ग्वेन, उनका प्रोफाइल देखो। उनके प्रोफाइल का ये कुछ पिक्स है, ये ऐसे फोटोग्राफी बनाते हैं, और ये वर्ल्ड की सबसे अमेजिंग एडिटिंग्स में से एक है, और यूनिक आर्ट वर्क्स में से एक है। इसमें आप देख सकते हो चांद को एक बल्ब बना दिया काइंड ऑफ, क्लाउड को एज अ रोज, हार्ट, और बहुत कुछ। फैक्ट नंबर 9, अब मैं 3 चीजों को कंपेयर करूंगा। देखो, वैक्सीनेशन और ब्लड वर्क जो इंसानों का होता है, सिरिंज, वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ह्यूमंस के लिए। बट देखो वही जब एनिमल्स का कुछ वैक्सीनेशन होता है ना, या फिर जो एनिमल्स के अंदर माइक्रोचिपिंग किया जाता है, माइक्रोचिपिंग मतलब ना एनिमल्स को ट्रैक करने के लिए वेस्टर्न साइड में क्या होता है ना कि एनिमल्स के अंदर एक चिप लगा दिया जाता है, ताकि वो कहीं पे गुम हो जाए तो आसानी से पता चल जाए, ठीक है, और इसको माइक्रोचिपिंग कहते हैं। तो उस माइक्रोचिप को उनके अंदर इंजेक्ट करने के लिए जो सिरिंज यूज होता है, वो देखो कितना मोटा होता है। ये नहीं होना चाहिए ना। इन तीनों कंपैरिजन देखो कितना उनको सहना पड़ता होगा दर्द। फैक्ट नंबर 8, तिब्बत में एक गांव है जिसका नाम है लारुंगार विलेज, और देखो उसका कितना मस्त सा एक शॉट लिया गया है। वो गांव में ऐसे कलरफुल घर दिखते हैं, और बहुत एक हायर स्केल तक माउंटेन रीजन में ऐसे घर बने हुए हैं, और रियली में कोई फिल्म का फेक सेट नहीं है, बल्कि एक रियल गांव है, लारंगार विलेज, तिब्बत का। फैक्ट नंबर 7, जो गर्ल्स मेकअप में इंटरेस्टेड है, वो ऑफ कोर्स वैरायटी ऑफ मेकअप्स को देखती होगी, तो उनके लिए एक फैक्ट है कि एक टाइप का मेकअप आता है, इसको कहते हैं फ्लोरोसेंट मेकअप, और ये देखो कुछ ऐसा दिखता है। इस टाइप का मेकअप में फेस ऐसा दिखता है, और ये मेकअप बहुत टाइप के होते हैं, बट जो टॉप टियर में सबसे वियर्डेस्ट मेकअप होते हैं उसमें से एक है ये फ्लोरोसेंट मेकअप। जो मेकअप में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए मजेदार फैक्ट हुआ होगा। फैक्ट नंबर 6,
एक आर्टिस्ट है जिनका नाम है ऑक्टावियो ओकैम्पो, ठीक है। और वो देखो कुछ ऐसे पेंटिंग्स बनाते हैं। इस पेंटिंग को ना मैं थोड़ा दूर से दिखाता हूँ तो ठीक है, ये एक इंसान और उसका दाढ़ी लग रहा है, बट सामने में देखो एक हॉर्स भी है, और सामने जाएंगे तो हॉर्स के ऊपर कोई बैठा हुआ भी दिखेगा। मतलब ये बहुत चीजों को एक साथ इंटीग्रेट करके एक कॉमन सा फ्रेम बना के ऐसा आर्ट वर्क बनाते थे। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो, और अगर आप देखोगे डिटेल में तो आपको दिखेगा कि इनके हर पिक में दो दो चीज नजर आएगी आपको। फैक्ट नंबर 5, जो वीरान डेजर्ट होते हैं ना, वहाँ पे जो सेल टावर होता है वो कभी कभी ना बहुत, आपको पता ही है कि जो डेजर्ट होता है उसमें टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। तो कभी कभी सेल टावर्स में इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है ना कि टावर का डिवाइस मैलफंक्शन करने लगता है। तो उसके लिए ये देखो, वहाँ पे जो एक दो पेड़ होते हैं विलेज में, वहाँ पे ऐसे सेल टावर्स को पेड़ों में लगाया जाता है ताकि थोड़ा कूल रहे वहाँ का डिवाइस। तो ये मैं आपको यूनिक सा सेटअप दिखा रहा हूँ जो कि डेजर्ट में एक्सक्लूसिवली यूज किया जाता है सेल कंपनीज के तरफ से। फैक्ट नंबर 4, रिसेंटली नासा ने ना अपने इंस्टाग्राम पे एक इमेज डाला था, बहुत ही यूनिक और वैल्यूएबल इमेज है। ये देखो, नासा का वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्लूसिव इमेज, और इसमें आप देख सकते हो कि हिमालय माउंटेन जो है वो स्पेस से कैसा दिखता है। ये है हिमालयन माउंटेन, हिमालय पहाड़ का पूरा ऊपर से व्यू आप देख सकते हो। फैक्ट नंबर 3, एक प्लांट होता है, इसका नाम है ल्यूडिसिया, और ये जो है ना, इसके लीफ पे आप देखो कुछ ऐसा होता है। इसके जो लीफ होते हैं ना वो बहुत ही अमेजिंग होते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब लीफ के ऊपर बिजली गिरा है, बिजली कड़क रहा है। इसका सबसे अमेजिंग लीफ पैटर्न होता है जितने भी प्लांट के लीव्स है उनमें से, लाइटिंग ऑन लीव्स। फैक्ट नंबर 2, जो गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जो कि गेमिंग पीसी का सोचते हैं, उनके लिए एक अमेजिंग सा पिक दिखाता हूँ। देखो, आजकल ना जो गेमिंग सेटअप होता है लोगों का, उसमें सीपीयू नॉर्मल तरीके से ऐसा रखा रहता है, ठीक है, सीपीयू नीचे कहीं पे। तो ना आजकल क्या होता है कि जो ऐसे ड्रॉर होता है ना, उसी में ऐसे सीपीयू को इंटीग्रेट कर दिया जाता है। आप देख रहे हो आजकल जो पीसी, गेमिंग पीसी है, वो ऐसे बनता है, उसी में इंटीग्रेट करके, ताकि लेस स्पेस खाए। ये है गेमिंग पीसी बिल्ट इनटू डेस्क। जो अपना गेमिंग पीसी बनाने का सोच रहे होंगे, उनके सेटअप के आइडिया में ये यूज कर सकते हो। फैक्ट नंबर 1, GTA 5 ये दुनिया के सबसे अमेजिंग नहीं बोलूंगा, पता है अमेजिंग तो सबको पता है, इट्स एन अमेजिंग गेम, बट कमाने के मामले में भी इसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि जब ये गेम रिलीज हुआ था उसके 3 दिन के अंदर ही, मतलब आज रिलीज हुआ ना, तो कल परसों तरसों तक ये $1 बिलियन कमा चुका था। 7,000 करोड़ रुपए, इतने सेल्स हुए थे। लोग ना पागल थे, लिटरली पागल हो गए थे इस गेम को लेने के लिए, इतना हाइप था इस गेम का। और ऐसा बात नहीं है कि रिलीज होने के बाद साइबरपंक की तरह लोग उसको बैकलैश किया या फिर अच्छा नहीं है, वो उस पे खड़ा भी उतरा, और उस गेम को पूरे वर्ल्ड का जितना गेम है ना, सब में से मास्टर पीस माना जाता है, और रियल मास्टर पीस। इसको बनाने में सिर्फ $265 मिलियन लगे थे, और ये 3 दिन के अंदर $1,000 मिलियन, मतलब $1 बिलियन कमा लिया। बट मैं गेम्स के मामले में ना कुछ अपडेटेड डेटा खोज रहा था जो आज की है। ऐसा कहा जाता है कि साइबरपंक को डेवलप करने में GTA से भी ज्यादा लगा है, तो मुझे पता चला हाँ ये बात सच है गाइज। विकिपीडिया का आप अपडेटेड लिस्ट देख सकते हो। GTA 5 जो है ना वो अब 4th नंबर पे आ चुका है डेवलपमेंट कॉस्ट के मामले में। इसको बनाने में देखो ओरिजिनल कॉस्ट लगा था $265 मिलियन, बट डेवलपमेंट कॉस्ट के मामले में देखो नंबर 1 पे कौन है, साइबरपंक। इसको बनाने में $330 मिलियन लगे थे। बट ऑफ कोर्स हम लोग को पता है कि डेवलपमेंट कॉस्ट ये सब ठीक है, रिकॉर्ड है, बट कोई गेम प्लेयर्स के मन में कितना अपना बैठा पाती है इमेज, रेपुटेशन, वो ना मैटर करता है। तो ऑफ कोर्स मास्टरपीस तो GTA 5 ही है। तो इसमें जो सबसे 3 मेन कैरेक्टर है, ट्रेवर, फ्रैंकलिन और माइकल, ये तीनों के जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है ना, जो वॉइस दिए हैं, उनका फेस पता है इनके कैरेक्टर से मैच करता है लिटरली। इनका आप रियल का फेस देखो, ये है ट्रेवर का वॉइस ओवर देने वाले, ये है फ्रैंकलिन का वॉइस ओवर देने वाले, और ये है माइकल के वॉइस ओवर देने वाले। और ऑफ कोर्स इनका जब भी कोई इंटरव्यू कोई देखता है इंसान, तो उनको लगता है कि ये इतने ठीक ठाक कैसे बोल रहे हैं गेम में, मतलब गेम में तो एकदम पागल जैसा करते हैं। तो लोग ये कहते हैं ना कि वीडियो में इनको थोड़ा शांत देख के लग नहीं रहा है कि ये ट्रेवर, माइकल और फ्रैंकलिन है। तो समझो ना यार, गेम है ना, अब रियल में थोड़ी ना वो जाके सबको मारते रहेगा, लूटेगा, चोरी करेगा, ये करेगा। थोड़ी ना कोई एक्टर या फिर कोई आर्टिस्ट हमेशा अपने कैरेक्टर में ही रहता है ना।
तो ये है वो 3 बंदे जिन्होंने तीनों का वॉइस ओवर दिया है इस पूरे धरती के सबसे लेजेंडरी गेम्स के 3 लेजेंडरी कैरेक्टर्स का वॉइस ओवर, ये तीनों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कभी आपने सोचा है कि रेल की पटरी पर ये पत्थर क्यों होते हैं या ट्रेन के पीछे ये एक्स क्यों बने होते हैं? कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन के अंदर मौजूद ये प्लास्टिक डिस्क क्यों होता है? और आपका नाखून जहाँ खत्म होता है उसी जगह एक रहस्यमयी चीज होती है जो आपको हैरान कर देगी। ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, इसलिए पूरा जरूर देखना। रेल की पटरी पर पत्थर। हर बार जब आप ट्रेन में सफर करते हो तब इन पत्थरों को देखते हो जिसे गिट्टी भी कहते हैं, पर ये आखिर ट्रैक के आसपास क्यों बिछे होते हैं? सबसे पहली बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि ये है वो रेल की पटरी, पर जो पटरी आप देखते हो वो इतनी सिंपल नहीं होती है। उस पटरी के नीचे ये होता है कंक्रीट से बने हुए ये लंबे लंबे प्लेट्स जो आप असल पटरी पर देखते हो, इन्हें स्लीपर्स कहते हैं। स्लीपर्स के नीचे ये ग्रे पार्ट जो आप देख रहे हो ये है वो पत्थर जो कि बिछा हुआ रहता है और इन सारे पत्थरों को बैलेस्ट कहते हैं। उसके नीचे और 2 लेयर होता है, ये पीला और ये लाल जो आप देख रहे हो, और उसके बाद वो नेचुरल जमीन होती है जो ये हरे कलर का आप देख रहे हो। हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि सिंपल जमीन के ऊपर पटरी बिछी होती है, पर ये सच नहीं है। ट्रैक को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये थोड़ी ऊंचाई पर बनाई जाती है। उसके नीचे बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं। ये जो स्लीपर्स होते हैं जिसके ऊपर ये पटरी बिछती है ये भी बहुत जरूरी होती है। ये कंक्रीट के बने स्लीपर्स पटरी के बीच के गैप को बनाए रखती है और इस कंक्रीट के बने स्लीपर को एक जगह पर ये पत्थरें रखती है और यही इन पत्थरों का काम है। मतलब ये पत्थर इस सीमेंट के लंबे लंबे स्लीपर्स को एक जगह पर रखती है और ये स्लीपर इस लोहे के बने पटरी को एक जगह पर होल्ड करती है। मतलब मेन काम यहाँ पर पत्थर ही कर रहा है। एक ट्रेन का वजन लगभग 10 लाख किलोज होता है, तो आप सोच ही सकते हो कि एक लोहे का बना हुआ पतला सा ट्रैक ही इसे नहीं संभाल पाएगा। एक ट्रेन को संभालने में इस लोहे का और इस कंक्रीट के बने स्लीपर का और इन पत्थरों का, इन सब का मिल के योगदान होता है। पर देखा जाए तो फैक्ट ये है कि सबसे ज्यादा लोड इन पत्थरों पर ही जाता है। ये पत्थर ही वो चीज है जो ट्रैक को एक जगह पर फिक्स रखती है। पर रेलवे ट्रैक के नीचे कोई भी ऐसी वैसी गिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर इन गिट्टियों के बदले गोल गोल सॉफ्ट पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता तो वो एक दूसरे से टकराकर गोल गोल घूमने लगते हैं और पटरी एक जगह पर नहीं रह पाती। ट्रेन के वजन के चलते पटरी भी हिलने लगती, इसलिए स्पेशली नोकीले और रफ पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है जिसके कोने गोल ना हो, जिसे कि गिट्टी कहते हैं, ताकि जब भारी ट्रेन उस पर से पार हो तो ये नोकीले पत्थर आपस में अपना अकड़ बनाए रखे जो कि गोल पत्थर नहीं कर सकते। और इस अकड़ के चलते चलती हुई ट्रेन चाहे कितनी भी भारी हो, ये लोहे का बना हुआ पटरी और ये स्लीपर एक जगह पर फिक्स रहता है। इस पत्थर का और एक काम है, जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर गिट्टी नहीं दी जाए तो ट्रैक का कुछ ऐसा हाल होगा, वो घास और पेड़ पौधों से भर जाएगा। तो वो पत्थर इन्हें भी उगने से रोकते हैं और घास को जमने से रोकने के साथ साथ ट्रैक के आसपास पानी के जमाव को भी रोकते हैं। तो अगली बार ट्रेन से सफर करो तो एक बार इन पत्थरों को सैल्यूट कर देना और लोहे के बने ट्रैक के बदले इन पत्थरों को नोटिस करना कि कैसे ये पटरी को एक जगह पर रखते हैं। पर और एक बात आपके मन में आ रहा होगा कि मेट्रो ट्रेन जो होते हैं उसके ट्रैक में तो इन पत्थरों का इस्तेमाल नहीं होता। तो बात ये है कि जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया ये मेट्रो ट्रेन में फॉलो नहीं होता है। डायरेक्ट स्लीपर्स को रखने के बाद ट्रैक को रख दिया जाता है बिना किसी गिट्टी के। ज्यादातर मेट्रो ट्रेन अंडरग्राउंड या फिर ब्रिज पर बने होते हैं, इसलिए पत्थरों का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि मेट्रो का ये ट्रैक मिट्टी के जमीन पर नहीं बना होता। इसलिए यहाँ न पेड़ जमने का प्रॉब्लम होगा और न ही पानी जमने का। और जनरली मेट्रो ट्रेन का वजन नॉर्मल से कम होता है और वो छोटे छोटे क्यूट से होते हैं, इसलिए यहाँ मेट्रो ट्रेन के पटरी पर इन पत्थरों की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रेन के लास्ट डब्बे पर एक्स स्टेशन पर जब आप ट्रेन का इंतजार करते हो तब आप बहुत सारे ट्रेन को पार होते हुए देखते होंगे। तब आपने ये जरूर देखा होगा कि लास्ट वाले डब्बे पर एक्स होता है। लोगों के मन में आता है कि ये एक्स आखिर है क्या? असल में ये एक्स एक साइन है जो ये दर्शाता है कि ये ट्रेन का आखिरी बॉगी यानी आखिरी डब्बा है। और सिर्फ एक्स ही नहीं, लास्ट डब्बे में LV लिखा हुआ होता है। इस LV का मतलब होता है लास्ट व्हीकल, मतलब आखिरी डब्बा। जब ट्रेन स्टेशन से निकलती है तो स्टेशन मास्टर हर ट्रेन को देखकर ये श्योर
इंश्योर करता है कि आखिरी डब्बे पर X लिखा हुआ हो। मान लो उसने ये देखा कि ट्रेन के लास्ट में X और LV नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में वो तुरंत रेलवे डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देता है। क्योंकि X नहीं है, इसका मतलब कुछ डब्बे रास्ते में ही रुक गए हैं, दो डब्बों के बीच का लिंकर टूट गया है। इसलिए इमरजेंसी के चलते उस पटरी पर आने वाली सभी ट्रेन को रोक दिया जाता है जब तक सब कुछ वापस नॉर्मल नहीं हो। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, पर लोगों की जान बचाने के लिए ये बहुत जरूरी होता है। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि रात के समय थोड़ी ना X किसी को दिखेगा, तो इसलिए रात के समय इस X के बदले इस छोटी सी बत्ती का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इस X के नीचे होता है। ये बत्ती हर एक सेकंड में जलती और बूझती रहती है। तो स्टेशन मास्टर रात को ये चेक करता है कि ये बत्ती ब्लिंक हो रही है कि नहीं। तो ये था इस लाइट और ये X और इस LV का मतलब बुक मार्जिन। आप अभी अपना कोई सा भी किताब लो, कोई सा भी किताब, उसमें आप ये देखोगे कि जो लाइंस हैं वो थोड़ी जगह छोड़ के शुरू होती है, मतलब इतना सा गैप होता है और फिर जानकारी आती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये लाइंस किस लिए छोड़ा जाता है? क्योंकि जनरली तो आप ये जानते ही होंगे कि हमें पेपर का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, ज्यादा खाली जगह नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पेपर पेड़ से ही बनते हैं और हम सबको पेड़ को बचाना चाहिए और कागज का वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर हर किताब में इतने गैप के बाद ही टेक्स्ट क्यों शुरू होता है? बहुत लोग कहेंगे कि इसमें क्या अजीब बात है, प्रिंटिंग का ये सिंपल स्टाइल है। पर नहीं दोस्त, हर चीज के पीछे कारण होता है। असल में इसका उत्तर जानने के लिए उस समय चलो जब ना कंप्यूटर था और ना ही मोबाइल था। जानकारी को सिर्फ कागज पर ही जमा किया जा सकता था। पर दिक्कत ये है कि चूहे, जी हाँ वही चूहे, किताबों को काट कर जानकारी को निगल लेते थे और इसलिए उस समय गैप देने का स्टाइल शुरू हुआ, ताकि अगर चूहे आकर काटना शुरू भी करें तो जानकारी लॉस्ट ना हो। क्योंकि वो किनारे वाले हिस्से से काटना शुरू करते हैं, साइड से ही वो काटना प्रारंभ करते हैं। पर क्योंकि उतना गैप छोड़ा हुआ है, इसलिए चूहा अगर साइड का हिस्सा काट भी ले तो वो इस खाली गैप वाली व्हाइट एरिया को ही खाएगा और जानकारी अंदर की एरिया में सेफ रहेगी। चूहों के डर से हम लोगों ने ये गैप छोड़ा है। गजब बात है ना? बॉटल के अंदर वाली प्लास्टिक रबर डिस्क, आपने जरूर देखा होगा कि आप जो कोल्ड ड्रिंक खरीदते हो उसका जो कैप, जो ढक्कन होता है, उसके अंदर एक रबड़ का ऐसा डिस्क होता है। ये डिस्क एक्चुअली में एक प्रेशर सील का काम करता है, मतलब एक ऐसी चीज जो कि कोल्ड ड्रिंक को और उसमें मौजूद गैस को बाहर निकलने से रोकता है। वही एक चीज है जो कि बॉटल को एयर टाइट बनाता है ताकि बाहर का हवा उसमें नहीं घुस पाए। सिर्फ ढक्कन अगर हो और ये डिस्क ना हो तो अंदर का गैस थोड़ा थोड़ा बाहर आना शुरू हो जाएगा। पर वो गोल्ड डिस्क एक्चुअली में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है ताकि थोड़ी सी भी गैस अंदर से बाहर ना निकले। बैग पर बना हुआ डायमंड, सारे बैग्स पर तो नहीं पर आपने ज्यादातर बैग्स पर देखा होगा कि ऐसा डायमंड शेप का डिजाइन उसके ऊपर बना हुआ रहता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ डेकोरेशन यानी सिर्फ डिजाइन के लिए बनाया हुआ होता है, पर नहीं। इसकी फैक्ट जानने के लिए थोड़े समय पहले चलो। पहले के समय में बैग ज्यादातर वो लोग इस्तेमाल करते थे जो हाइकिंग और क्लाइंबिंग करते थे, यानी जो पहाड़ों पर जाते थे एडवेंचर के लिए या फिर रिसर्च के लिए। उन्हें बहुत सारा सामान लेके जाना पड़ता था जिसमें कोई कोई सामान बैग के अंदर फिट नहीं होता था। इसलिए बैग बनाने वाले ऐसे डायमंड शेप बनाते थे ताकि लोग अलग अलग सामानों को, जैसे एक्स्ट्रा जूतों को, ऐसे टांग पाए। और किसी किसी हाइकिंग बैग पर तो ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा डायमंड्स बने होते थे ताकि वो बहुत सारे एक्स्ट्रा सामान को टांग पाए। जो इस फैक्ट को नहीं जानते वो ऐसे डायमंड को देखेगा तो उसे तो ऐसे ही लगेगा कि ये सिर्फ डिजाइन के लिए बनाया गया है, पर सच्चाई तो कुछ और ही है, जो कि है कि ये एक्स्ट्रा चीजों को कैरी करने के लिए बनाया गया है। नेल क्यूटिकल्स, आप अभी अपने नाखून को ध्यान से देखो। जहाँ से नाखून शुरू होता है वहाँ से लेकर थोड़ी दूर तक ऐसी पतली लेयर होती है। हो सकता है कि आप अपने सारे अंगुलियों में नहीं देख पाओ क्योंकि ये बहुत पतला और छोटा होता है, पर एक न एक अंगुली में आप ये जरूर देख पाओगे। ध्यान से देखना, इसे क्यूटिकल्स कहते हैं। ज्यादातर लोग इसे यूजलेस चीज मानते हैं और बहुत लोग तो बारीकी से अपने क्यूटिकल्स को हटवा भी देते हैं ताकि उनका नाखून एकदम परफेक्ट दिखे। पर एक्चुअल साइंटिफिक फैक्ट की बात करें तो वो आपके नाखून के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। असल में ये क्यूटिकल एक सुरक्षा कवच की तरह होता है जो कि आपके उस जगह को बैक्टीरिया से बचाता है जहाँ से आपका नाखून शुरू होता है। उस क्यूटिकल के बिना आपका नाखून का जो जड़ है जहाँ से वो शुरू होता है उसमें कई तरह के बैक्टीरिया एंटर कर सकते हैं, इसलिए वो क्यूटिकल आपके लिए जरूरी है। पैन के हैंडल पर छेद, आपके किचन में अगर ऐसी कोई पैन होगी तो उसके हैंडल पर इस जगह पर आपने इस छेद को जरूर देखा होगा। आपको क्या लगता है ये सिर्फ डिजाइन के लिए होता है? सिर्फ पैन में ही नहीं, ऐसे जितने सारे बर्तन होंगे उनमें से ज्यादातर में छेद यानी होल रहती है। 90% लोगों के दिमाग में ये आता है कि ये टांगने के लिए बनाया जाता है, पर असल में ये इसके लिए नहीं बनाया गया। हाँ, टांग सकते हो पर असल वजह इज समथिंग एल्स। इसका असल वजह ये है, ये
स्पून यानी चम्मच को अटकाने के लिए होता है, ताकि जब आप कुछ बनाते हो और बीच में खाने को चलाते हो यानी स्टीर करते हो तो आप स्पून को वहीं पर फंसा पाओ। अगर आप खाने को चला के स्पून को कहीं और रख दोगे तो फिर वो लिक्विड इधर उधर लग जाता है और पूरा मेस हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे रखोगे तो स्पून से अगर कुछ चुएगा भी तो वो उसी में जाके गिरेगा। इरेजर का ब्लू पार्ट, जी हाँ, उसी इरेजर की बात कर रहा हूँ जिससे पेंसिल का लिखा हुआ मिटाया जाता है। ऐसे जो इरेजर होते हैं जो 2 कलर्स के होते हैं, रेड और ब्लू, इसने मुझे बचपन में बहुत परेशान किया है। बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि ये जो ब्लू पार्ट है ना, ये पेन की इंक को मिटाने के लिए होता है। अगर आप पेन से लिखा हुआ इसे मिटाने की कोशिश करोगे तो ये आपके पेन से लिखी हुई चीज को और भी खराब कर देगा। ये 2 पार्ट असल में अलग अलग कामों के लिए होता है। इरेजर का ये रेड पार्ट नॉर्मल पेंसिल के लिखे हुए को मिटाने के लिए होता है, मतलब एक नॉर्मल इरेजर। पर ये जो ब्लू पार्ट है ये असल में नॉर्मल कागज से अलग, यानी जो आर्ट कागज होते हैं या जो स्क्रैप बुक होते हैं उन पे अगर आप पेंसिल से कुछ लिखते हो उसे मिटाने के लिए होता है। इन सब कागजों का सतह मोटा होता है, नॉर्मल कागज के मुताबिक थोड़ा ज्यादा रफ होता है और उसमें जो आप लिखते हो वो जल्दी मिटता नहीं है। ये रेड वाला नॉर्मल रबड़ उसे मिटा नहीं पाता, पर ये जो ब्लू पार्ट है ये किसी भी पेपर से, पेंसिल से लिखी हुई किसी भी चीज को मिटा सकता है। बम्प्स ऑन जे एंड एफ की। अपने कीबोर्ड पर आपने जे और एफ बटन में ऐसे बम्प्स को जरूर देखा होगा, पर जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं वो जस्ट ऐसे ही वहाँ नहीं होता। इसके पीछे भी कारण है। ये उन लोगों के लिए होता है जो बिना कीबोर्ड को देखकर टाइपिंग करते हैं और बहुत फास्ट टाइपिंग करते हैं, वो भी सारे अंगुलियों से। ये जे और एफ एक सेंटर पॉइंट का काम करता है जिनको अंगुलियों के जरिए सेंस किया जा सकता है। मतलब जे और एफ को सेंटर पॉइंट के रूप में फील करके वो लोग अच्छे से टाइपिंग कर पाते हैं। मतलब वो फास्ट टाइपिंग करने वाले बिना कीबोर्ड को देखे जे और एफ को फील कर लेते हैं उस उठे हुए बम्प के चलते, और फिर उस पॉइंट के रेस्पेक्टिव आसपास के बाकी कीज कहाँ है इसका अंदाजा लगा लेते हैं और धड़ाधड़ तेजी से टाइपिंग करते हैं। आपको सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा लगा? ट्रेन वाला फैक्ट, बैग पर बने डायमंड का फैक्ट, या आपके नाखून के क्यूटिकल का फैक्ट? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और शेयर जरूर कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को तो भूलना ही मत, उसे जरूर दबा देना। क्या आपको पता है कि जो जंगल के टाइगर्स होते हैं वो कैल्विन क्लेन का जो ऑब्सेशन परफ्यूम है उससे अट्रैक्ट होते हैं, और ये परफ्यूम उनके लिए इररेसिस्टिबल होता है, जिसके चलते ये लोग अट्रैक्ट होते हैं उस परफ्यूम के तरफ और फोटोग्राफर्स अपना खिंचा करके काम कर लेते हैं। इस सेंट को टाइगर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है वाइल्ड में। फैक्ट नंबर 17, आपको पता है कि ऐसा पैरासाइट है जो कि जब किसी चूहे के अंदर चला जाए तब उसका जो अंदर बिल्ली का डर होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, लिटरली। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, ये जो पैरासाइट है ये जब किसी चूहे के अंदर जाता है तो वो पूरी तरह से निडर हो जाता है क्योंकि वो उस पैरासाइट के कंट्रोल में होता है। ज़ॉम्बीज, आई मीन यू नो द कंसेप्ट। फैक्ट नंबर 16, क्या आपको पता है कि जो कॉस्मिक रेज होते हैं, ब्रह्मांड के रेज, वो ब्रह्मांड में इधर उधर से आए हुए, स्पेस से आते हुए रेज आपके घर में रखे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी इफेक्ट करता है। बात यह है ना कि आउटर स्पेस से जो कॉस्मिक रेज आते हैं उसके चलते आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ग्लिचेस होते हैं और डिवाइसेस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर एरर्स का कारण कभी कभी कॉस्मिक रे ही होता है, और इसलिए कंप्यूटर के रैम के अंदर और बहुत सारे डिवाइसेस के अंदर ऐसे कई एरर करेक्टिंग चीजें को डाला जाता है जिससे वो ठीक हो पाए। It sounds like a what fact but it's true। विकिपीडिया पे इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। फैक्ट नंबर 15, मार्क ट्वेन जो कि एक राइटर थे, उन्होंने एक बार इंटरव्यू में ये कहा था ना कि जब मेरा जन्म हुआ था तब हेलिस कॉमेट धरती के पास से पार हुआ था 1835 में जब इनका जन्म हुआ था, और सबके सामने ही उन्होंने ये कहा था कि ये जो हेलिस कॉमेट है ये अगले साल आ रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा मौत भी उसी दिन होगा, ऐसा मेरे को अंदर से पता नहीं क्यों गट फीलिंग आता है। वो ऐसा बोला। इस बात को उन्होंने 1909 में बोला था क्योंकि 1910 में हेलिस कॉमेट फिर से धरती के पास से पार होने वाला था। उन्होंने ये भी कहा था कि ये एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा अगर मैं उसके साथ ही नहीं मरा तो। फिर वो हंसे, मतलब मजाक था क्या था किसी को नहीं पता, कि हेलिस कॉमेट के साथ आए थे और उसी के साथ चले भी जाएंगे, मर जाएंगे। बट 21 अप्रैल 1910 अगले साल ही, उनके बोलने के एक साल बाद ही वो एक्चुअली में मर गए।
मीन्स उनका प्रेडिक्शन एक्यूरेट था। फैक्ट नंबर 14, हर कुछ को मापा जाता है, ठीक है। कैमरा का क्वालिटी मेगापिक्सल, भागने का स्पीड होता है इतना किलोमीटर पर आवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो क्लाउड का जो कंडीशन होता है आसमान में, उसका भी एक मेजरमेंट होता है, उसे कहते हैं ऑक्टा। आपने सुना है ऑक्टा के बारे में? मे बी OKTA। और ऑक्टा जो होता है वो जो होता है ना पार्शियली सनी या फिर मोस्टली क्लाउडी आसमान, ये जो होता है इसका जो माप एक यूनिट होता है एक मापने का, उसे ऑक्टा कहते हैं। और आप सिंपली ये समझ लो कि 1 ऑक्टा मतलब क्लियर स्काई, और ये जाता है अप टू 8 ऑक्टाज, और 8 ऑक्टा मतलब होता है बहुत क्लाउडी आसमान। तो क्लाउडी आसमान हाईएस्ट 8 ऑक्टा होता है, एक होता है सनी, और बीच में जो होता है वेदर कंप्यूटर जो होता है प्रेडिक्शन वाला, वो ऑक्टाज में कैलकुलेट करता है वेदर को। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 13, आपने कभी ये देखा है कि ऐसा मेरे साथ तो हुआ है, बट आप कभी नोटिस किए होंगे नहीं किए होंगे पता नहीं, कि क्या होता है कि जब प्लेन का टिकट के बारे में हम लोग सर्च कर रहे होते हैं कि इस डेट का प्लेन अवेलेबल है कि नहीं, तो ऐसा होता है कि अगर मैं जस्ट चेक करके रख दूं मोबाइल को, बुक ना करूं, तो थोड़ी देर बाद ही नोटिफिकेशन आता है कि प्राइस बढ़ गया है, हैज राइजन। तो ये कैसे होता है? मतलब उसको पता है क्या कि मेरे को इस डेट को जाना है, और वो फेयर बढ़ा देता है। तो ऐसा बहुत कोई का कहना है कि जो हम लोग का ब्राउजर कुकीज और जो हम लोग का हिस्ट्री होता है, क्या सर्च करते हैं, उसके हिसाब से चीजों का प्राइसेस अप एंड डाउन होता है, जिसपे हम लोग ज्यादा डिमांड, जो हम लोग का हैबिट होता है ज्यादा खरीदने का जिस कैटेगरी में, उसका प्राइस अक्सर बढ़ा देते हैं वो लोग, क्योंकि डिमांड और इंटरेस्ट ज्यादा है। सिर्फ हमारे एक्टिविटी के बेस्ड पे कि हम लोग क्या सर्च कर रहे हैं, कहाँ जाने वाले हैं, ये सब के बेस पे। तो कोई श्योर नहीं है कि एयरलाइन कंपनीज ये करती है कि नहीं, मे भी करती होगी, बट ऑफिशियली उनका ये कहना है कि नहीं, ये जो ऑफिशियल प्राइस होता है वही होता है। और अगर आप ब्राउज करने के बाद प्राइस बढ़ गया तो ये कोइंसिडेंस है, नथिंग एल्स। बट वी नीड टू डाउट, वी नीड टू रिसर्च। ऐसा लोगों का थ्योरी है कि वही एक्टिविटी के बेस्ड पे बढ़ जाता है। फैक्ट नंबर 12, पुराने जमाने के जो वाइकिंग्स होते थे, आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा। ये पता है, एनिमल को मार के उनके हड्डी से वेपन बनाते थे, और उनका ये कहना था कि एक मजबूत लोहे के वेपन से ज्यादा ताकतवर एक जानवर के हड्डी से बना वेपन होगा, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो जानवर का हड्डी होता है उससे बने वेपन में जानवर का ताकत, जानवर का स्पिरिट, जानवर का एग्रेसिवनेस, जानवर का ऑरा, जानवर का प्रॉपर्टी, जानवर का जो एक एज अ होल जो एक पूरा एक वाइब होता है, वो होता है इसमें। पुराने जमाने में तो साइंस उतना था नहीं, वाइकिंग्स जमाने में, ठीक है। तो एक्चुअली वो लोग सही थे, और लोहे से ज्यादा मजबूत उनका यही वेपन बनता था। तो क्या है कि वो लोग लोहे के साथ साथ उसमें हड्डी भी मिलाने लगे और मिक्स करके वेपन बनाने लगे, और इससे वो वेपन स्ट्रॉन्गर होता था एक्चुअली में, क्योंकि जो बोन्स के अंदर जो कार्बन होता है वो जब आयरन के साथ जब एकदम कपल होता है, तब एक प्रिमिटिव वर्जन ऑफ स्टील बनता है लिटरली। और ये अननोन थे, उनको लगता था कि एनिमल का ये स्पिरिट आ गया है, शेर का एनर्जी आ गया है उसमें। फैक्ट नंबर 11, प्राइवेट आइलैंड। जिस तरह आप ऑनलाइन सामान खरीदते हो, आप कुछ भी खरीद सकते हो, क्या आपको पता है कि ऐसे कई वेबसाइट्स है लिटरली जिसमें आप प्राइवेट आइलैंड्स खरीद सकते हो। जैसे मैं एक ऐसे ही रैंडम वेबसाइट पे ब्राउज कर रहा हूँ, आप देखो ये ब्लू आइलैंड $75 मिलियन, और इसको ऐड टू कार्ट करना है आपको, चलो कर लेता हूँ मैं ऐड टू कार्ट, मजाक कर रहा था। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ऐसे कई वेबसाइट है जिसमें आप जाके आइलैंड खरीद सकते हो लिटरली। फैक्ट नंबर 10, हर साल का जो कैलेंडर होता है 2018, 19, 20, 21, 22 जो भी है, उस साल का जो कैलेंडर होता है वो ना ऐसा बहुत बार कोइंसिडेंस होता है कि इस साल का जो कैलेंडर है वो पहले के किसी साल से एग्जैक्टली मैच करता है, संडे मंडे के भी मामले में और बाकी मतलब सब कुछ के मामले में एकदम डिट्टो है वही कैलेंडर। जैसे साल 2021 का जो कैलेंडर है ना, वो उसके बदले आप साल 2010 का कैलेंडर भी यूज करोगे तो आप सही कैलेंडर यूज कर रहे हो, क्योंकि वो उसका लिटरली कॉपी है। साल 2021 में आप साल 2010, 1999, 1993, 1982, 1971, 1965, 1954, 1983, 1937 एंड 1926, इन सब कैलेंडर का ईयर ये पूरा डिट्टो है 2021 का। We can reuse it.
और भविष्य में भी होगा। पता है, साल 2021 का कैलेंडर जो है वो साल 2027 में यूज हो सकता है। साल 2038, 49, 55, 66, 77, 83, 94, 100, 106, 117। फैक्ट नंबर 9, बहुत सारे सर्वे से ये पाया गया है ना कि आप पैसों का खर्च, दो टाइप के लोग होते हैं। एक होता है जो कि दोनों में बैलेंस, अरे पहले फैक्ट तो बता दूं। हाँ। एक होते हैं जो कि पैसे को मेटेरियल पोजीशन के लिए यूज करते हैं, चीजों को कलेक्ट करना, खरीदना है इनके लिए। और एक होते हैं जो कि घूमने फिरने में, एक्सपीरियंस लेने में यूज करते हैं, अनुभव। तो सर्वे में ये पाया गया है कि जो लोग पैसे का यूज एक्सपीरियंसेस में करते हैं वो लोग ज्यादा खुश रहते हैं इन कंपैरिजन टू दोज जो कि मटेरियल पोजीशन के लिए यूज करते हैं। बट आप में से ज्यादातर लोग शायद बैलेंस्ड होंगे, है ना। मतलब पैसे से आप चीजों को तो खरीदते ही हो बट एक्सपीरियंस भी लेते होंगे, है ना। ये लोगों का सालों का एक्सपीरियंस का सर्वे है, सो वी शुड ट्रस्ट इट। और बहुत सारे लोग जो 80 साल, 90 साल, 100 साल जी लिए हैं, वो पूरी जिंदगी को जीने के बाद लास्ट में यही एक सीख दिए हैं, बड़ा सा, छोटा बट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एज अ होल देखे लाइफ को, तो कि पैसों का यूज मटेरियल चीजों को कलेक्ट करने से ज्यादा एक्सपीरियंसेस में लगाओ ताकि कॉन्शियसनेस इवॉल्व हो पाए। डीप था। फैक्ट नंबर 8, आपके मन में ये बात कभी आया है कि जो हम लोग सांस लेते हैं, अब मैं ये सांस छोड़ दिया अभी, तो जो हर कोई सांस छोड़ता है इतने दुनिया में इतने लोग, तो क्या ये पॉसिबल है कि जो आप सांस ले रहे हो अभी वो कोई भी बड़े इंसान का नाम ले लो, जैसे किसका नाम लो, जैसे मान लो कोलंबस का नाम ले लिया हमने, ठीक है। तो कोलंबस ने जो सांस लिया था उस टाइम, क्या वही सांस आज की दुनिया में कोई इंसान ले रहा है? क्योंकि सांस छोड़ने के बाद वो एटमॉस्फेयर में ही है ना, वो भले रिसाइकिल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इधर से उधर जा रहा है, बट इसका मतलब ये ट्रू है क्योंकि इस फेनोमेनन का जिक्र एक किताब में भी किया गया है, इस किताब में। और ये एक बहुत फेमस टॉपिक है, इस बारे में बहुत सारे आर्टिकल निकल चुके हैं। बिकॉज अ सिंगल हैंडफुल लंग ऑफ एयर कंटेन्स फार मोर मॉलिक्यूल्स of air than the Earth's atmosphere contains lungfuls of air. Every time you take a breath, you are likely inhaling a molecule of gas that was once breathed by any historical figure you can think of. Fact number 7. ये स्टोरी बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है आपको। आर्मी मैन जो होते हैं, सोल्जर लोग, वो लोग के सेना में आप कभी किसी ऐसे बियर को देखे हो जो कि उन्हीं के जैसा एक्ट कर रहा है? फिल्मों में हो सकता है, बट रियल में एक बियर था जो कि कॉर्पोरल रैंक तक एक आर्मी में गया था। वो उन आर्मी मैन के साथ स्मोक करता था, ड्रिंक करता था, और जब लड़ाई होती थी तब उस जगह पे वो गन्स को इधर उधर करने का काम करता था। और आप इसका एक बार रियल वीडियो देख लो, ठीक है। इसका नाम है वोस्टेक और ये द सोल्जर बियर के नाम से फेमस है पूरे दुनिया में। और अभी आप जो क्लिप देख रहे हो ये उसका रियल क्लिप है। देखो ये कैसे एकदम इंसान की तरह एक्ट कर रहा है। मैंने जब इसके बारे में रिसर्च किया था ना, तो मेरे मन में एक ही बात आया था कि ये जो फैक्ट है ये मेरे पूरे चैनल के सबसे अमेजिंग फैक्ट्स में से एक है, क्योंकि ये 2 पैर में खड़ा होना भी सीख गया था और हक करता था, स्मोक करता था, ड्रिंक करता था। इसका रैंक प्राइवेट, कॉर्पोरल कहां तक पहुंच गया था। और जब आर्मी वाले लोग ठंडे में ऐसे ही हाथ सेकने के लिए बैठते थे शाम को कैंप फायर में, तो ये वहां जाके बैठ के भी अपना हाथ सेकता था। और एक बार वही आर्मी का ग्रुप कहीं और गया था और वहां पे एनिमल्स नॉट अलाउड वाला लॉ था। तो इसके पार्टी वाले बोले कि कौन एनिमल? अरे ये तो हमारा प्राइवेट लेवल का आदमी है। एक लेवल होता है रैंकिंग प्राइवेट, ही इज आवर प्राइवेट, मतलब उसको एंट्री दिलाने के लिए इसको हाई रैंक पे वो पुश कर दिए। और इसका लाइफ टाइम ये बहुत साल ये काम किया और 22 साल की उम्र में वोस्टेक की मृत्यु हो गई। और उसके पहले आर्मी का काम फिनिश करने के बाद ये कुछ साल जू में रहा था एक, और वहां पे वही लोग इससे मिलने जाते थे जो कि आर्मी वाले समय में साथ काम करते थे इसके। वोस्टेक द सोल्जर बियर। फैक्ट नंबर 6, जब गेम रेवेन्यू की बात आती है, जो गेम्स होते हैं, आपको पता होगा ना कि जितने भी मोबाइल गेम्स है, जितने भी पीसी गेम्स है, ये गेम्स कंपनी ऑफ कोर्स आपस में प्रॉफिट के लिए कम्पीट करती है कि किसका गेम ज्यादा बिकेगा। तो ये कंपनीज जो है ये हर एक कंट्री में कंपनी है गेम्स की। इंडिया में बहुत कम कंपनी है जो कि ओरिजिनल गेम्स बनाती है, बट चाइना, यूएसए ये सब में तो बड़े बड़े
बिलियन डॉलर ऑर्गेनाइजेशंस है। तो अगर हम लोग रैंकिंग देखें कि कौन सा देश पूरे धरती पे कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा गेमिंग रेवेन्यू कमा रहा है, क्या आप गेस कर सकते हो? मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि कौन सा देश है जहां से सबसे ज्यादा गेम्स आते हैं। ऑफ कोर्स इट्स चाइना। ये आप लिस्ट देख सकते हो। चाइना नंबर 1 पे है, सेकंड में है यूएस, थर्ड में है जापान, फोर्थ में है साउथ कोरिया, फिफ्थ में जर्मनी, यूके, फ्रांस एंड द लिस्ट गोज ऑन। फैक्ट नंबर 5, एक फोबिया है, आपको पता है ना, हाइड्रोफोबिया, पानी का डर, ये फोबिया उसका डर, फोबिया। तो अनूप्टोफोबिया एक डिजीज होता है, पता है? अनूप, पता नहीं लड़के का नाम कहां से आ गया इसमें, अनूप्टोफोबिया। तो अनूप्टोफोबिया मतलब फियर ऑफ स्टेइंग सिंगल, रियली। मतलब जो लोग सिंगल रहने से डरते हैं, एक फोबिया होता है, वो लोग जिंदगी में कभी सिंगल रह ही नहीं पाते हैं। मतलब जिंदगी नहीं, मतलब वही जवानी में, उन्हें अनूप्टोफोबिया होता है। अनूप्टोफोबिया इज द इरैशनल फियर ऑफ स्टेइंग सिंगल और ऑफ नॉट बीइंग इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप विथ एनीवन। जो लोग इस कंडीशन से सफर करते हैं वो लोग इंटेंस एंजाइटी को फील करते हैं और वो लोग अकेले नहीं रह पाते हैं, और ऐसे लोग कभी सिंगल नहीं रह पाते हैं। और ऐसे एक और फोबिया होता है, अजीब सा फोबिया, कि आप बिलीव करोगे क्या किसी इंसान को अपने घर से डर लग सकता है? इज दिस अ जोक? बट इट्स अ फैक्ट दैट ओइकोफोबिया इज द फियर ऑफ वंस ओन होम, रियली। जितने फोबियाज होते हैं ना, आपको पता है ये सीरियस डिजीजेस होते हैं, मजाक नहीं है ये, मतलब ये सब रियल है। एक फोबिया का पूरा डिक्शनरी आता है, इसमें हजारों टाइप के फोबियाज होते हैं, उसमें से सबसे स्ट्रेंज वन है ये ऑक्टोफोबिया, अपना ये अनूप भाई फोबिया। लड़के का नाम ढुका दिया अनूप। नो, किसी का अनूप नाम है तो आई एम सॉरी फॉर इट। फैक्ट नंबर 4, आपको मैं ये फैक्ट पहले भी बताया हूं कि लड़कियां कितने बार दिन में शीशे को चेक करती है, ठीक है, अपना फेस चेक करने के लिए। तो ऐसा ये होता है ना, रिसर्च वो अपडेट होते रहता है साल दर साल। तो जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके हिसाब से ना, वुमेन चेक देयर रिफ्लेक्शन 8 टाइम्स अ डे। ये 8 टाइम वाला आर्टिकल आपको गूगल में बहुत सारा मिल जाएगा। मतलब एवरेज यही है कि लड़कियां दिन में अपने फेस को 8 बार देखती है। जस्ट ग्लैंस होके पार होना वो नहीं, देख के बैठना, थोड़ा घूरना और बहुत मतलब देर तक अच्छा खासा देखना। ये जो सेशन होता है, एक देखने वाला सेशन, ये 8 टाइम्स होता है लड़कियों का। इसका आंसर आप लोग ही मुझे बता दो लड़कियां। फैक्ट नंबर 3, जितने भी फल है दुनिया में उसमें से स्ट्रॉबेरी वही एक ऐसा फल है जिसका जो बीज होता है वो फल से बाहर होता है। बाकी दुनिया में जितने फल है ना, सबका अंदर होता है बीज, ठीक है। स्ट्रॉबेरी इज द ओनली फ्रूट जिसका जो सीड होता है वो आउटसाइड में होता है, एंड दैट्स अ फैक्ट। फैक्ट नंबर 2, आपने ये सुना होगा ना, मैं भी कहीं आर्टिकल में देखा हूं कि इस जगह पर मरना मना है। वो लोग क्लियर नहीं करते कि क्यों मरना मना। मतलब मैं ये सब देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल होते हैं इसमें लिखा रहेगा इस जगह पर मरना मना है। अबे बता तो क्या कैसे एक्सप्लेनेशन। तो बात ये है ना कि एक रियल चीज होती है। नॉर्वे जो जगह है ना, वहां पर एक लॉ है, आप विकिपीडिया पे देखो, प्रोहिबिशन ऑफ डेथ। मतलब वहां पर कोई मरता नहीं है, और जब किसी को सीरियस बीमारी होता है और वो मरने वाला होता है कुछ दिनों में, उसको कहीं और भेज दिया जाता है, नॉर्वे में नहीं मरने दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका एक क्लियर एक्सप्लेनेशन ये है कि परमाफ्रॉस्ट, ये उस कंडीशन को कहते हैं ना जब इतनी ठंड होती है कि जो मिट्टी होती है वो पूरी तरह से जम जाती है, और जब मरते हैं तो कब्रिस्तान में गाड़ दिया जाता है। तो जब मिट्टी ही जमी हुई है तो वो डिकम्पोज होगा नहीं शरीर, और सालों तक शरीर एकदम वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। मतलब वो गाड़ने के लिए अप्रोप्रिएट प्लेस नहीं है वो, बिल्कुल भी, नॉर्वे। इसलिए वहां पर प्रोहिबिशन ऑफ डेथ है और वहां किसी को मरने नहीं दिया जाता है, और अगर कोई मर भी गया तो उसे कहीं और जाके बरी किया जाता है। ये है वहां पे। यहाँ पर मरना मना है, ये पता नहीं क्या है। मतलब मरेगा उसके बाद फिर मरा होगा, पता नहीं क्या सजा देगा। फैक्ट नंबर 1, आईफोन के बारे में हर कोई जानता है, बट मेरे मन में, मैं जब सो रहा था ना तो मेरे मन में एक आइडिया है। आईफोन का नाम आईफोन क्यों है? इस आई का मतलब आखिर कोई क्यों नहीं जानना चाहता है? आईफोन बहुत कोई के पास है, बट मैं बोल रहा हूँ कि आईफोन में आई का जो मीनिंग है, रियल मीनिंग, वो बहुत कम जन को पता है। सच कहूँ तो मेरे को भी पता नहीं था। मैं जब रिसर्च किया तब मेरे को इसका आंसर मालूम हुआ। तो आईफोन का आप ऑफिशियल विकिपीडिया पेज देखोगे तब उसमें लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू स्टीव जॉब्स, उनके अनुसार जो आई वर्ड होता है हर चीज में, आई मैक,
iMac, iPod, iPhone, iPad. This stands for Internet, Individual, Instruct, Inform, Inspire. iPhone का इतना मतलब होता है, एक मीनिंग नहीं है इसका, बहुत मीनिंग है। मतलब iPhone मतलब होगा इंटरनेट फोन, फिर आएगा iPhone, इंडिविजुअल फोन, मेरा फोन, फिर आएगा इंस्ट्रक्ट फोन, फिर आएगा इन्फॉर्म फोन, फिर इंस्पायर फोन। मतलब पॉजिटिव चीजें जो है, आई का मतलब वो होता है। और अकॉर्डिंग टू स्टीव जॉब्स ऑफिशियली ये होता है आई का मतलब, जो आपने अभी देखा, इंटरनेट, इंडिविजुअल, इंस्ट्रक्ट, इन्फॉर्म, इंस्पायर। इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और मैं लाइक एम्स कम रखता हूँ, बट सोच रहा हूँ कि इस बार ऐसा रखूं जो कि हो सके 1-2 दिन में, मतलब हो सके 1-2 दिन में पॉसिबल हो। तो मेरे को लगता है कि 400 के लाइक्स मीन्स 4 लाख लाइक्स का गोल रखते हैं, और मेरे को लग रहा है कि ये हो जाना चाहिए 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंदर 400 के लाइक्स। तो जल्दी से लाइक मारो और इस वीडियो को 400 के लाइक तक पहुंचाओ, और वीडियो को शेयर जरूर करना, और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। और अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।